नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र। आप देख रहे हैं द डॉक्टर शैलेंद्र शो, सच तो सच है। आज इस कड़ी में आपको हम मिलाते हैं समाजवादी जमीनी नेताओं में से एक जो कभी भी सुविधा भोगियों में शामिल नहीं हुए। और जब प्रिंट मीडिया अपने स्वर्णिम काल में रहा, तब आपने उन दिनों में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रिका दिनमान पत्रव्यय में आलेख लिखे। मीसाबंदियों में से एक अजय खरे जी, आपके पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। वहीं आपने नारी चेतना मंच के स्थापना की और साथ ही साथ भारत तिब्बत मैत्री संघ के प्रमुख सदस्यों में से एक रहे। आज इस कड़ी में आपको मिलाते हैं अजय खरे जी से, जिनका मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत करता हूं। अजय खरे जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी नमस्कार। आपके जीवन के कई दिलचस्प आयाम हैं जिन पर हम बात करेंगे, और आपके जीवन के उन अनछुए पहलुओं को जिन्हें केवल आपने महसूस किया है। जीवन और सार्थक जीवन में बहुत सी घटनाएं होती हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, जन्म का जरूरी है क्योंकि मेरा जन्म दमोह मध्य प्रदेश में हुआ और ये 12 मई 1955 को जी। और उसके हिसाब से अब हम 66 पूरा कर गए हैं। और जो शुरुआत तो दमोह के बाद तो वो तो पैदा हुए, उसके बाद पिताजी शहडोल में, तो वहाँ हम लोग भी थे। 2-3 साल वहाँ गुजरा। फिर पिताजी का ट्रांसफर हो गया नागौद, तो नागौद गए। तो नागौद में हम पहली कक्षा में नहीं पढ़े, मेरी बहन पढ़ती थी तो दूसरी में, तो उसके साथ हम भी सीख लिए, तो हम भी दूसरी में, पहला हमने पढ़ा ही नहीं जी। और उसके बाद फिर 1 साल दमोह में रहे। जब 62 का युद्ध हुआ चीन वाला, तो बिजावर में थे और बिजावर के बाद फिर मोर आए पिताजी, और वहाँ से 64 से हम लोग रीवा में लगातार। और यहाँ पिताजी का स्वतंत्रता आंदोलन में तो योगदान था, सक्रिय योगदान। उनका नाम भी जेल में है, ग्राम 7वें नंबर पर। तो वो पृष्ठभूमि भी है। माई साहब ने बताया तो मैंने कहा कि उनका नाम भी ले दूं। जी जी। स्वर्गीय ओमकारनाथ खरे, और मेरी माता जी का नाम श्रीमती उमा खरे। अभी 2020 में उनका देहावसान हुआ माता जी का। पिताजी तो सन 90 में ही गुजर गए। और हमारा जीवन क्या है, जीवन तो एक सामान्य जीवन ही, हम लोगों का कोई अलग से ऐसा कोई विशेष जीवन नहीं है। एक सामान्य परिवार में से ही जुड़े रहे हैं और जीवन पूरा पढ़ाई लिखाई भी औसत रही। कोई बहुत पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा कोई टॉपर भी नहीं थे, क्योंकि उधर बहुत ध्यान भी नहीं था। और बाद में रुचि भी इस सब हो गई, लेकिन नंबर अच्छे आते थे, ठीक नंबर आते थे पढ़ाई वढ़ाई में। जी। तो कॉलेज में भी ठीक था। और शुरू में हम साइंस ले लिए, मैथमेटिक्स साइंस, लेकिन बाद में लगा कि प्रैक्टिस हो गए, नंबर कम देते हैं, फेल कर देंगे, तो हमने छोड़ दिया। फिर आर्ट ले लिया। और ये राजनीतिक रूप से सक्रियता, जो जैसे बचपन में जब 62 का युद्ध हो रहा था, तो उस समय से मेरी उम्र नहीं थी, 7 साल की थी। लेकिन वो दिमाग में वो चीज़ें आज भी दिल से है कि भारतीय सेना कैसे लड़ा, कैसे मुकाबला की, किस जंग से चीन ने धोखा दिया, हमको पीछे हटना पड़ा, बड़ी संख्या में लोग मारे गए, सारी चीज़ें। वो गाना भी बजता था, ए मेरे वतन के लोगों, तो वो भी दिमाग में है। तो बहुत सारी चीज़ें, बचपन की देशभक्ति की भावना शुरू से थी। और जब 65 का युद्ध हुआ तो उसमें तो कुछ बड़े हो गए थे, तो 10 साल के हो गए थे, तो और ज़्यादा दिमाग में है कि अब्दुल हमीद ने कैसे पेटेंट तोड़े। कहना चाहिए कि बैकग्राउंड में जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। हाँ, वो तो असर था ही। मैंने वो कहीं ना कहीं घर का माहौल, उसमें भी कहीं निश्चित रूप से असर डाला, क्योंकि घर का माहौल भी ऐसा था। माता जी के भी विचार बहुत ही सुलझे हुए थे, पढ़ी लिखी थी उस जमाने की। वो भी उनका मन था कि और आगे पढ़ाई रखते सकते, लेकिन वो शादी की वजह से कि बाद में बच्चों की जिम्मेदारियां वो पढ़ नहीं पाए थे। यहाँ जब रीवा में जीडीसी का महाविद्यालय यहाँ था, जो हम लोग से मोचरावालगढ़ में, तो पीके स्कूल में जीडीसी लगती थी। तो उसमें माता जी जब वहाँ की लड़कियां बाहर निकलती थी, कहती कि हम भी पढ़ते तो कितना अच्छा लगता। तो उनकी वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई, लेकिन वो भी अपने समय लिखती रहती थी बराबर, कुछ न कुछ। अंतिम समय तक उनका लेखन कई पत्र पत्रिकाओं में वो भी छपती थी। तो वो भी सब असर हम लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं रहा है। और राजनीतिक जीवन जो है वो करीब सक्रिय, वैसे तो छोटे थे तो अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला, उसमें अंग्रेजी हट रही थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ये 67-68 की बात है, तो हम लोग भी शामिल थे।
लेकिन उसमें राजनीतिक रूप से नहीं, लेकिन अंग्रेजी के बोर्ड और तोड़ने ओड़ने में तो लड़का स्कूल के बच्चे निकले, शायद 9वीं में थे, ध्यान नहीं है, तो यही ज़्यादा उम्र नहीं थी, अभी 12-13-14 साल के से रहे होंगे। तो वो सब बोर्ड वोर्ड जहाँ दिखे किसी के घर में सबसे हाथ जोड़ के कि भाई ये हटा लीजिए। बड़ा था कि देश में अपनी भाषा चलेगी, मतलब हिंदी भाषा को जो है प्राथमिकता दी हाँ, जाए। हिंदी भाषा अपनी देश, हम लोग का नारा भी था कि गांधी लोहिया की अभिलाषा, चले देश में देसी भाषा। जी। तो ये नारे भी थे और एक भावना भी थी, और लगता था जब दूसरे देश अपनी भाषा में काम चलाते हैं, तमाम महाशक्ति, आज तो अपन क्यों नहीं कर सकते हैं, अपन एक भाषा के मामले में गुलाम क्यों हैं। जी। तो ये सोच थी, तो एक इसमें भी शामिल हुए। इसमें राजनीति के बारे में ये सब नहीं था कि क्या है। और फिर जब ये 72-73 में आए तो यहाँ एक दैनिक बांधवी समाचार पत्र निकलता था रीवा में, तो उसके पंकज जी थे यहाँ के, माने हाँ एडिटर से, वो पत्रकार थे। तो उन्होंने हमारा उस समय इंटरव्यू लिया, मैं कॉलेज में था, संभवतः में BA फाइनल का स्टूडेंट था। तो उसमें उन्होंने पूछा कि तुम आपकी इच्छाएं क्या है, तो तरह तरह की बातें, लेकिन ये समाजवादी विचारधारा की, और बोला बनना क्या चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। तो हमारी इच्छा जो थी कि भाई देश में भी कुछ करना है, तो ताकतवर स्थिति में पहुंच के आप कुछ, बाकी तो आदमी सब बन जाता है, लेकिन वो नियत में नहीं है, क्योंकि जो सब चल रहा है, जो चल रहा है, वो बनने के लिए आपको उसी ढंग का बनना पड़ेगा। माने वो तो समय है कि शास्त्री जी बन गए, ये संयोग है। भारतीय राजनीति में तो आप एक सरपंच बनना भी है, तो उसके लिए भी आपको गलत रास्ते अपनाने पड़ेंगे। एक सरपंच का चुनाव भी 10-20 लाख रुपए में हो रहा है। तो मानक बदल गए हैं और राजनीति बदल गई। और जो 74 का हम लोगों का आंदोलन था, तो उसमें जयप्रकाश जी का तो यही था कि चुनाव प्रणाली में सुधार हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, महंगाई कम हो, तो शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन हो, दहेज प्रथा हो, जातिवाद के खिलाफ चंदन टीका जनेऊ, ये सब जो मुद्दे थे। तो माने ये भेदभाव वाले चिन्ह कहीं नहीं दिखना चाहिए, किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं, सबके लिए। तो वे माने कहीं ये प्रतीक के रूप में एक था कि हम लोग का कि एक समता मूलक समाज बनेगा। और भारत में हम लोग रह रहे हैं, तो अभी वो परिदृश्य है ही नहीं, लेकिन जेपी आंदोलन हुआ तो एक उम्मीद जगी थी, और उसी के चलते हम लोग यहाँ पर कभी आते थे। अर्जुन सिंह जी आते थे, उस समय मंत्री थे, वो शिक्षा मंत्री, कृष्णपाल सिंह थे, विधि विधायी कानून मंत्री थे। तो हम लोग को रहता था कुछ करने का, तो हम लोग काले झंडे वगैरह तो सब हम लोग का उद्यम से पुलिस रिकॉर्ड जो है, तो नेतागिरी वाला जो भी हो, पुलिस की दृष्टि में तो ठीक था नहीं। तो हम लोगों की गिरफ्तारियां वगैरह हो जाती थी, फिर छोड़ देते थे, ये सब चलता रहता था। लेकिन कोई ऐसा मामला मुकदमा, गंभीर मामले वो लोग कभी नहीं बनाते थे, एक सामान्य धारा में लेते थे, बाद में छोड़ देते थे। लेकिन बाद में देखा कि ये इमरजेंसी आई, स्थितियां ऐसी बनी देश में, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ फैसला हो गया चुनाव में, उनको जो भी लगा, लोगों ने कहा कि ये लोग आपका तख्ता पलट देंगे, तो फिर उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। तो उसमें हम लोग 18 महीने 6 दिन जेल में रहे। मैं मीसा में, मेरे साथ लोहिया विचार मंच में मैं था। एक अच्छी टीम थी हम लोग के बीच की, नौजवानों की, साथी लोग से काफी। तो हम लोगों ने किया, वहां से एक पत्रिका आती थी चौरंगी वार्ता कलकत्ता से, उसमें मैं लिखता था। दिनमान से वो पहले की बात है, उसमें लिखता था। शुरुआत मेरी वहीं से हुई, और दूसरा बांधवी समाचार में भी मैंने लिखा। और जब ये संभाग को तोड़ने की कोशिश हुई, पहले अपना जो संभाग थे वो 7 जिले थे, पहले तो बिन प्रदेश का तो 8 जिले थे, और 8 से दतिया फिर हट गया और 7 जिले हो गए, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़। तो 7 जिलों में से फिर उन्होंने 4 जिले कर दिया, सेठी जी उस समय थे। तो हम लोगों ने उस पर एक छोटी सी कविता कमेंट किया था कि आप मैंने 7 को 4 कर रहे हैं, ये करके, और सेठी जी 4 डालेंगे क्या करके कुछ तुकबंदी थी वो। तो वो कहीं छोटी सी, कहीं अखबार में, जागरण में या बांधवी समाचार में छपी थी। और यही सब जागरूकता रहती थी, कुछ लिखने का मन, कभी दहेज के लिए, कभी किसी मुद्दे के लिए लिखते रहते थे। तो आपने जब पत्रकारिता शुरू की, तो कारण क्या थे, ऐसी परिस्थितियां क्या बनी जिसने आपको उद्वेलित किया लिखने के लिए? लिखने का क्या, हमको कहीं कुछ गलत होता था तो शुरू से हमको लगता था, तो
कहीं उसको अभिव्यक्त से होना चाहिए। यदि हम लड़ नहीं सकते हैं तो कम लिख कर ही अपना अंदर का जो विचार निकाल ले, लोगों तक पहुंचे। एक अप्रोच वो एक अच्छा माध्यम लगा। और इसमें अखबारों का भी सहयोग रहता था, वो लोग छापते भी था। अभी तो किसी अखबार में उल्टन से लेख लिखने का मन नहीं होता है, क्योंकि वो काटा छाटी जो पहले ऐसा नहीं था, जो लिखते थे वो छपता था। अभी आप क्या वो अपने हिसाब से वो कर देंगे, तो दिक्कत होती है कि जैसे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हमको तो पूरी उम्मीद है कि अधिक समय से ज्यादा हो जाएगा तो काटेंगे, बाकी आप हूबहू देंगे। तो मुझे भी संतोष रहेगा कि आपने हमारी पूरी बात उसमें डाल दी है, जान डाल दी है। लेकिन यदि उसमें पूरा आपने उसके मुख्य विचार ही खत्म हो गए, कोई मतलब नहीं है। तो जेल का भी हमारा जो अपना अनुभव था, जेल जाने का भी, पत्रकारिता तो ये लिखने का तो था ही, और वो लिखने का सिलसिला बना रहा, क्योंकि मुझे उन्होंने छापा। पहले तो यहाँ छपे, फिर कलकत्ता से निकलने वाली चुरंगी वार्ता में छपे। उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम माने आते थे, उसमें लिखते थे वो लोग, अच्छे अच्छे हिंदुस्तान के जाने माने। और वो ऐसी पत्रिका थी कि उसको जिनमान में भी साभार उसके लेख वगैरह जिनमान वाले भी छापते थे। वो उस तरह की पत्रिका थी, समाजवादियों की पत्रिका थी। और हम लोगों का जो समाजवादी विचारधारा थी, कोई स्थापित जो अभी जो चालू राजनीति चल रही है, उससे बिल्कुल अलग थी विचार की। गांधी लोहिया जयप्रकाश के विचारों की परंपरा को, अभी तो जात की राजनीति हो गई, उसको भी लोग समाजवादी राजनीति, तो वो हमको लगता है कि वो सही नहीं है। आपने स्वतंत्र तौर पर भी लेखन किया है। स्वतंत्र तौर पर लेखन ये किया ना कि मैं कभी बैठ के किसी अखबार में किसी ने बोल दिया, अखबार में जाके थोड़ी बहुत मदद कर दिए, लेकिन पेड रूप में वर्कर के रूप में मैं किसी अखबार में नहीं रहा। मैं लिखता रहा, देखता रहा, किसी ने छापा, ठीक है, और लेकिन सब अखबारों में भी नहीं लिखता था या विचार नहीं देते थे। जो लगता था इसकी कद्रदान है, कद्र करेंगे, जो उसमें ही अपनी बातें रखते थे। दिमाग में तो बराबर शायद जी का भी रहता था। हालांकि हमने उस ढंग से लेखन कर नहीं पाया जिस जो होना चाहिए। हमको बहुत अवसर आए, रघुवीर साहब जी तो थे कि दिल्ली में पहुंच गए तो बोलते थे यहीं की रिपोर्टिंग कर दो, लेकिन हमने सब वो फायदे नहीं उठाए हमसे, क्योंकि ये राजनीति भी करना था, इसमें हमारी रुचि ज़्यादा हो गई। जेल में भी थे और लेखन को हम व्यवसाय नहीं चुन पाए। हमको जब मन आता था तब लिखते। छात्र जीवन में इमरजेंसी दौरान आपने प्रदर्शन भी किया था। हाँ, इमरजेंसी के पहले किया। इमरजेंसी जैसे लगी उस समय परीक्षाएं चल रही थी, हम लोग को परीक्षा भी देना था और अपनी बात भी रखनी थी, और वो प्रशासन भी चौकन्ना था कि ये लोग कुछ करें नहीं। ऐसे मौके आए इमरजेंसी में लगा कि अभी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। हम लोग तैयार थे, परीक्षा दे रहे थे, लेकिन ये था कि अपनी तैयारी भी चल रही थी। जैसे वो अंक आ गया वहाँ से कलकत्ता से चुरंगी वार्ता का, उसमें इंदिरा जी के खिलाफ खूब लिखा था, उसको बांट रहे थे, तो सब CID रिपोर्ट जा रही थी। तो लेकिन प्रशासन उस समय ये था कि छात्रों की गिरफ्तारी लेट किया, तो हम लोग का जो ग्रुप, जो लोहिया विचार मंच के हम लोग थे 7-8 लोग, तो उनको सबको मीसा, सबसे बड़ी यूथ टीम हम लोग की थी, सारे लोग मीसा में थे। अभी आज वो अलग थलग हो गए, अलग कहीं चले गए, लेकिन वो सब लोहिया विचार मंच के कारण ही सारे लोग, वो लोग इकट्ठे थे। हम लोग एक ग्रुप था, और उसकी ताकत इतनी थी कि जो दूसरे रीवा के संगठन थे वो भी हम लोग के ही फोरम में आके, मंच में आके, वो भी साथ में, उनमें से कई लोग जो कांग्रेस वाले थे, कम्युनिस्ट थे, वो भी अंदर गए, वो भी अंदर चले गए, इतना असर था। हाँ, तो जब आपने नेतृत्व किया होगा तो उस दौरान कुछ संघर्ष भी करना पड़ा होगा आपको। संघर्ष क्या, मतलब यही अपन तरीका है, अपन भाई क्या संघर्ष करेंगे। संघर्ष लोगों को जागृत करते थे। जैसे अब विश्वविद्यालय में कब्जे करना था, हम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बने, कुलपति। समूह नाथ उस समय यहाँ की जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और उस समय कुलपति थे वो। तो ये 75 की बात है, शायद 2 जनवरी की बात है। तो विश्वविद्यालय में हम लोग ने कुछ किया, उसमें जो आए ने उसी पंडित जी के, समूहनाथ जी, और हम लोगों ने उसका वो किया। तो विश्वविद्यालय के अंदर घुस के कुर्सी में बैठ गए, और वाइस चांसलर की कुर्सी में, और एक साथी था बद्री, उसको रजिस्ट्रार, वो भी MM में था। हमने कहा कम से कम कुर्सी का उतना मान रखा जाए, कोई भी हट जाता। फिर एक साथी थे चारू, वो ज्ञापन दिए, और साथी थे, वो लोग थे सब। तो कुछ देर रहा ऐसा, उन्होंने आई, पुलिस आई अपना, लेकिन कोई मामला उस पर नहीं बनाया उन्होंने भी। अभी होते तो 20 धारा लग जाती, पता नहीं 1.5 भी लग जाता, क्या लग जाता, हमको तो नहीं मालूम है। लेकिन इमरजेंसी में तो जो गिरफ्तारियां हुई, लेकिन हम इमरजेंसी के समर्थक नहीं है, उसका तो आलोचना है कि वो
गलत ढंग से हुआ, क्योंकि किसी व्यक्ति को आप नागरिक आजादी को डिटेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हो रहा है वो तो आप घर में बैठे हैं, आपके घर में डकैती पड़ेगी और मुकदमा भी आपके ऊपर हो जाएगा। हम लोग ने आंदोलन चलाया 2013 में संगरिया के खिलाफ, तो उसमें यही हुआ कि हम लोग अपना धरना शांतिपूर्ण कर रहे हैं, कुछ लोग आए, वो झगड़ा करने लगे, मारपीट शुरू किए और मालूम पड़ा कि काउंटर टेक बना दिया। तो अभी की इतनी विकृत राजनीति हो गई है कि और जा दो, शासन सामने नहीं आएगा। पहले शासन सामने आता था तो लड़ने में मजा आती थी, अब गुंडों को बेच के आपके आंदोलन को खत्म। आपने नारी चेतना मंच काफी इस पे काम किया, इसकी प्रेरणा को कैसे मिली? असल में क्या कि शुरू में तो ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग जो कि समतावादी विचार के थे, महिलाओं को आगे आना चाहिए, तो नारी था हम लोग के। डॉक्टर लोहिया की जो सप्त क्रांति थी उसमें एक क्रांति नर नारी समता की भी थी कि महिलाओं को भी बराबरी का, रंग भेद का, जातिवाद का, अंतर्राष्ट्रीय गैर बराबरी, तमाम 7 क्रांतियां, उसमें पहले नंबर पर नर नारी समता की बात थी। तो नारी चेतना मंच को लेकर कुछ लोग संपर्क में आए, लेकिन पहले तो कभी विचार नहीं आया। लेकिन कुछ लोग जब जुड़ी महिलाएं उस तरह की, जिससे कि ऐसा लगा कि कुछ किया जा सकता है, इसको अच्छा समर्थन भी मिला। और वो विचारधारा 20 फरवरी 1995 को यही अमैया में हम लोगों ने नारी चेतना मंच का गठन किया। उसमें उसके बाद वो चूंकि कर्ता धर्ता हम ही थे, तो हमको संयोजक के रूप में, और बाकी लोग हर साल वो एक अध्यक्ष ये बनता है और वो चेंज हो जाता है, दूसरे साल दूसरा बनेगा। सभी तक 28 अध्यक्ष बन चुके हैं जी। हाँ, अभी पिछले अभी कार्यक्रम था 20 फरवरी को जी। तो उसमें अभी कोई वो आमना शर्मा बनी है, लड़की है, तो वो बनी है। उसके पहले और लोग रहे, बहुत लंबी लिस्ट है और काफ़ी लोगों ने संघर्ष किया। पहले तो ये तो अभी इस समय इधर थोड़ा सा कम है, लेकिन नारी चेतना मंच का संघर्ष से मैंने पूरा रिकॉर्ड बनाया उन्होंने जी। पूरा विधानसभा में जाके, जब यहाँ लाठीचार्ज हुआ महिलाओं पर, ये 12 जून 2003 को यहाँ पर अस्पताल चौराहे में दिग्विजय सिंह जी आए थे। तो यही सामान्य समस्याओं को जो जनता की पहचानी है उसको लेकर आंदोलन किया महिलाओं ने। तो लाठी बाद में तो आंदोलन काला झंडा वगैरह दिखा दिया। ये लोग लौट के निकले तो फिर यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उसको चैलेंज मान लिया, क्योंकि यहाँ जो अधिकारी थे उनको ये था कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने एक आध दिन पहले हमसे संपर्क भी किया, तो हमने कहा वो काला झंडा तो दिखाएंगे। तो महिलाओं ने आखिरकार काला झंडा दिखा दिया सीएम को। उसमें श्रीनिवास तिवारी जी विधानसभा अध्यक्ष थे, एक ही गाड़ी में बैठे थे। वो काला झंडा देखा, वो दूसरी सब उनकी गाड़ी चली गई। जब लौट के वापस आए तो उसको इन्होंने किसी आर्ट में मारना शुरू किया पुलिस वालों ने, और उसमें बंद कर दिया। तो उसके खिलाफ फिर भोपाल जाके हम लोगों ने भी कहा कि आपका काला झंडा, आप झंडा चला रहे तो भोपाल आ रहे हैं। तो भोपाल जाके महिलाओं ने विधानसभा के अंदर काला झंडा दिखाया। तो वहाँ मैंने जमकर विरोध हुआ। यहाँ भी रीवा में भी रैली की है, उसके बाद भोपाल गए, फिर दिल्ली गए, और विधानसभा में 2 बार नारी चेतना मंच काला झंडा दिखा चुकी है, 2 बार। इसके पहले भी एक बार हुआ जो 95 दिन का आंदोलन चला। महिलाओं ने मैंने लंबे आंदोलन चलाए। यहाँ 95 दिन का आंदोलन चला 97 में, है ना। 5 नवंबर से शुरू हुआ और जाके 95 दिन, 3 महीने 5 दिन वो भी चला। महिलाओं का भी काफी दिन रात क्रमिक, मैंने इसमें कोई आंदोलन चलता है। बिल्कुल हाँ, मैंने यहाँ तो आंदोलन होता है तो 12 घंटे का, फिर उठ गए, फिर उन्होंने लगातार उसमें 3 महिलाओं ने लगातार अनशन किया। उमेश्वरी दुबे, मीना वर्मा, मीरा पटेल, इन लोगों ने 15-15 दिन का अनशन किया। आपने जो है भारत तिब्बत मैत्री जो संघ है उसमें सदस्य के रूप में भी हैं, तो इसमें किस प्रकार आपने प्रवेश किया, कैसी घटनाएं थी? भारत तिब्बत मैत्री का जो सवाल है, ये तो अपने समाजवादियों में काफ़ी, डॉक्टर लोहिया भी इस सवाल को हमेशा उठाते रहे, संसद में भी उन्होंने उठाया, और समाजवादियों के बीच में ये मुद्दा और ये संगठन जो है हमेशा सक्रिय रहा है। हम भी इसमें करीब 25 साल से अधिक समय हो गया हम इसमें सक्रिय हूँ। मैं मध्य प्रदेश का संयोजक भी हूँ उसमें। पूरी टीम है, पूरे भारत में लोग काम कर रहे हैं इसमें। रवि राय जी थे जो लोकसभा अध्यक्ष, वो पहले अपने जीवन काल में इसके अध्यक्ष भी थे।
और अभी भी दिल्ली और तमाम पूरे देश में इसकी माने शाखाएं हैं, सब जगह लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने बुलाया था मेरे ख्याल से 96 के लास्ट में, सन 96 में, 1996 में। जी। तो यहाँ के वहाँ के माने जैसे वो प्रधानमंत्री रैंक के ही व्यक्ति उस समय सुनी से बाद में बने। तो क्योंकि तिब्बती निर्वासित सरकार है, उसमें सामदोंग रिनपोचे, तो वो रीवा आए थे, हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। तो ये तिब्बत का जो मामला है वो भारत और जैसे अभी यूक्रेन की स्थिति है जी, तो सम से वही स्थिति तिब्बत की। तिब्बत कभी चीन का अंग नहीं रहा है और हमारी जो सीमाएं थी वो कभी चीन से नहीं मिली। जी, भारत की सीमा जो अपन को गलत फहमी है कि भारत की सीमा चीन से मिलती थी, भारत के बगल में जो पड़ोसी देश था उत्तर में वो तिब्बत था और तिब्बत से ही हमारी सीमाएं मिलती थी। और तिब्बत छोटा मोटा देश भी नहीं था, काफी बड़ा भूगोल है उसकी, उसका भी करीब 24-25 लाख वर्ग किलोमीटर उसका भी भारत से थोड़ा ही छोटा है। जी, लेकिन वो चीन और भारत के बीच में एक तरह की शांति जोन था, बफर स्टेट था। कभी यदि तिब्बत पर कोई हमला करेगा तो सामने वाला जो देश है वो अपने ऊपर उसको हमला मानेगा। ये नीति होती है बफर स्टेट की। यदि चीन ने हमला किया तो तिब्बत पर, तो भारत पर हमला माना जाएगा, और भारत ने किया तिब्बत पर तो चीन पर हमला माना जाएगा। उसको मैंने सुरक्षा देना, उससे दोनों राष्ट्र आपस में ही टकराएंगे। तो अभी तो आपने जैसे अभी हमला कर दिया रूस ने चीन यूक्रेन पर, तो वही है कि चीन ने उसी को बफर स्टेट को ही कैप्चर कर लिया। तो दलाई लामा जी वहाँ से निकले, बाहर आए अपने को बचा के। तो उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, नेहरू जी को इस नीति को लेकर कि आपने पहले से कुछ निर्णय नहीं लिया, कुछ नहीं किया। अब उस समय की क्या स्थितियाँ थी, तो नेहरू जी ने तो एक साहस किया, जो अभी यूक्रेन पर हमला हो रहा, कोई बोलने की हिम्मत नहीं है। नेहरू जी ने दलाई लामा और हजारों तिब्बतियों को भारत में शरण दी, उनका पुनर्वास किया, तमाम कैंप लगाए, अभी भी वो लोग तिब्बती तमाम रह रहे हैं। और तो बहुत अपन को आलोचना करना तो कर दो कि नेहरू जी ने ये किया बोले, और उसका खामियाजा ये हुआ कि 62 में जो चीन ने आक्रमण किया, तो एक वजह ये भी थी कि आप अपन ने जो शरण दिया तो कहीं ना कहीं खुन्नस वो निकाला। तो वो विस्तारवादी तो शुरू से रहा है चीन, तो पूरी दुनिया में कब्जा करने का उसका वो है। तो वह देखता रहता है माहौल कैसा है। तो उसकी नीति क्या है कि 4 कदम आगे बढ़ो फिर 2 कदम पीछे हो जाओ। तो हमेशा वो फायदे में रहा है, चाहे डोकलाम में हो, चाहे वो अभी गलवान घाटी तो वहाँ हो या किसी और जगह हो। तो चीन का क्या रहा कि हमेशा वो 10 कदम आगे बढ़ के फिर वो 5 कदम पीछे, तो और उसको भी पीछे कर देगा तो फायदे में रहता है। मैंने उसका बड़ा गुणा कैलकुलेटेड खेल है कि हम यदि वो 5 कदम पीछे जा रहा है, आपकी जमीन में घुस आया है, आपको कहेगा आप भी 5 कदम पीछे जाओ, मैं भी 5 कदम पीछे जाऊंगा। तो वो तो 5 कदम है ही, आपको 5 कदम पीछे कर दिया 10 कदम में से। तो मैंने ये गुणा भाग उसका है। और ये अपनी शासन की स्थिति है, हमारे राजनेता ये झूठी डमरू बजाते रहते हैं और देश की जनता भ्रमित होती है कि चीन भी पीछे हटा, भारत भी पीछे हटा, लेकिन वो आपकी जमीन से आपको पीछे ले जा रहा है। और जो हट रहा है वो अपनी जमीन से नहीं हट रहा है पीछे, वो आपकी जमीन से आधा हट रहा है, आधे में काबिज है। तो चीन की अभी काफ़ी ज़मीन चीन ने कब्जा कर रखी है अपनी भारत की। और अभी तो उसने घर भी बना लिए है, पहले तो ये नहीं था। इस सरकार में तो अरुणाचल वगैरह में आबादी शिफ्ट हो गई है। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्य है कि जब हम दावा करते हैं कि ये सरकार बहुत मजबूत सरकार है, विश्व में डंका बज रहा है, तो ये डंका बज रहा है कि क्या हो रहा है वो तो सामने दिख रहा है। तो ये तिब्बत की ये किताब है, ये दलाई लामा जी की, इसको आप पढ़िएगा। ये तिब्बत वाला मसला ये है कि अभी जो करंट है उस पर बोलेंगे नहीं आप, तो ये भारत को ऐसी चीन आगे बढ़ता रहेगा। चीन को तो तिब्बत वाले मामले में अपन को कहना चाहिए कि तिब्बत को आज़ादी मिले, उसकी सहायता हो, उसके लोग वहाँ के लोगों को उनकी आवाज़ सुनी जाए, वो जो निर्णय लें, जैसे जिस तरह दूसरे देशों का है उसी ढंग से तिब्बतियों का भी। क्योंकि दुनिया में अभी एक माने इस तरह के लोग हैं जो अपने देश के लिए, अपने भूभाग के लिए तरस रहे हैं।
एक लड़की आई थी यहाँ, उसने भाषण दिया था कि मैंने हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग का तो कोई मुल्क ही नहीं है। जैसे किसी बच्चे की माँ ना हो, किसी व्यक्ति या नागरिक का मुल्क ना हो, तो उसकी पीड़ा तो वही दूसरा तो समझेगा नहीं। तो समझना चाहिए उस दर्द को। और तिब्बतियों की आज़ादी के लिए, क्योंकि उनका अपना कोई देश नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप में, यहाँ का यदि भारत का आदमी कहेगा कि हमको अलग देश चाहिए तो वो तो अलग गलत बात हो जाएगी। लेकिन उनका देश था, उनकी एक संस्कृति। कई लेखों को लिखा भी, इस दौरान किसी न किसी को आपने अपना गुरु और आदर्श भी बनाया होगा। लिखने में तो क्या है ना कि आदर्श ढंग से तो देखिए घर परिवार का माहौल है, लेकिन सीखता है तो लोगों का मैंने शुरू में तो कुछ ऐसा नहीं था कि किसी को हम गुरु बना पाएंगे, क्योंकि हम जल्दी किसी को गुरु मानते नहीं हैं, क्योंकि वो उसके आचरण उसका सब चीज दिखे तो गुरु माने। केवल एक चीज के कारण हम गुरु नहीं मान पाते हैं कि यदि कोई बहुत विद्वान है लेकिन और कमियां झूठ बोल रहा है, कुछ कर रहा है इधर उधर, तो हम जल्दी आदर्श की स्थिति ढूंढते रहते हैं कि कोई आदमी हो। तो ये ऐसे लोग में तो गांधी, लोहिया, जयप्रकाश से प्रभावित हूँ मैं। और किशन पटनायक जी हमारे नेता रहे हैं, और हालांकि हम लोग जब जुड़े हैं तो उनसे मिले नहीं कभी, लेकिन उनके लेख विचार और दिनमान में जो संपादन करते थे रघुवीर साहब जी, ये लोग मैंने ये इतना प्रोत्साहित करते थे कि मैं दिल्ली गया, हमने कुछ भेजा है, अब उसमें हो सकता है कुछ कमी दिख रही हो उनको, कहेंगे अजय जी आपने बहुत अच्छा लिखा है, थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए। यहाँ का आदमी तो पता नहीं क्या बोलेगा, क्या लिख दिया है, फेंक देगा, कुछ करेगा। दिनमान जैसी पत्रिका जिसमें मंत्री लोग छपने के तरफते थे, वहाँ का संपादक मुझे बड़े प्रेम थे और बोल कभी कुछ नहीं बता रहे, कहते एक बार देख लीजिए। और आप आ ही गए हैं तो नहीं तो उसको छपने के लिए दे रहा था। तो मैंने एकदम से लेखन में भी कितना सुधार होता है और कहने वाला किस तरीके से कह रहा है। तो ऐसे लोग, आदर्श लोग अब दिखते ही नहीं कि ढंग के हैं। अभी तो आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपका काट छाट देंगे जो आप अब तो लेखन में सुधार। लेकिन मुझे भी लगता है कि यदि कहीं आपके अंदर कोई एक लक्ष्य है तो आप बहुत अच्छा लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग उस समय लिखते थे तो अभी कभी पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि क्या हमने लिखा है। मैंने कहीं है, कभी आपके पीछे एक अवधारणा है, सोच है, और उस पर आप चलते रहते हैं तो लेखन भी बहुत अच्छा होता है। लेखन माने बनावटी नहीं हो पाता, जैसे लोग लिखते हैं वो चुरा उड़ा के लिखते हैं, लेकिन अंदर से जो निकलता है बिल्कुल अलग रहता है। तो हम लोग के साथ भी यही था कि संघर्ष भी करते थे, तो लेखन में उससे भी निखार आया। और कहीं चूंकि लेखनी चलती थी, मन में विचारे तो बहुत आते हैं, तरह तरह के विचार आते रहते हैं, लेकिन उतना लिखते नहीं। कई लोगों को लिखने का शौक होता है, वो केवल लिखते रहते हैं। लेकिन हम लोग लिखने के अलावा एक योद्धा के रूप में भी जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि अभी यूक्रेन की स्थिति देखिए कि जरूरत पड़ी तो वहाँ हर आदमी ने हथियार उठा लिया। अभी कभी भारत में स्थिति आएगी, मुझे डंडा चलाना भी नहीं आता है, लेकिन कोई स्थिति आएगी, मैं अहिंसावादी हूँ, लेकिन देश के लिए भी जो देश का धर्म होगा, जो जरूरत होगी, तो वो जरूरत पड़ेगी तो मैं सीखूंगा, वो भी करना सीखूंगा। तो देश के लिए तो अपना सब कुछ न्यौछावर है, जीवन पूरी तरह से है, तो उसमें भाग नहीं सकता आदमी कि हमको अपने को बचाना पड़ेगा तो बचाएंगे, लेकिन भागेंगे नहीं। भागने और बचाने में फर्क होता है। हाँ, बचाना पड़ता कभी कभी युद्ध में, जैसे राणा प्रताप ने अपने को बचाया, अरावली पहाड़ी चले गए, लेकिन लड़ते रहे। तो आपके संघर्ष की निरंतरता बनी रहना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि आप शांत बैठ गए, चुप हो गए, कहीं पता ही नहीं चल रहा। जैसे भी आ रहा है उसका यूक्रेन के राष्ट्रपति का, तो वो लड़ रहा है, कहीं भी है वो बराबर चैलेंज कर रहा है, तो वो लड़ने का जज्बा है, तो उसको भी हम सैल्यूट कर रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है। हाँ, किस ढंग के जो जज्बे वाले लोग हैं, हमको सद्दाम भी अच्छा लगता था, कल अमेरिका से लड़ा, कोई रूस से लड़ रहा है, महाशक्तियों से टकराइए, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। और इनको ऊपर जो आरोप लगे बाद में सब खारिज हुए, झूठे साबित हुए। आप छोटे राष्ट्रों को दबा रहे हैं। ये लोहिया भी बोलते थे कि आप माने छोटे से बच्चे को मार के बहादुर बनेंगे, तो वही स्वभाव की बहादुरी है कि आप ज्यादा ताकतवर से लड़िए, तो आपकी वो बहादुरी है। ये बहादुरी नहीं है कि आप 10 लोग मिलकर एक आदमी को मार दिए और फिर बड़ा देशभक्ति के नारे लगने लगे। देशभक्ति के लिए कोई इंजेक्शन नहीं आता है,
जी जी। कि कोरोना वाला इंजेक्शन नहीं है कि आप लगा दीजिए ठीक हो जाएंगे, देशभक्ति अंदर आ जाएगी। ये अंदर से निकलती है। ये कोई दल में जाने से, किसी पार्टी में जाने से एक वातावरण बनता जरूर है, लेकिन देशभक्ति आपके अंतःकरण में होती है। और जो लोग गलत काम कर रहे हैं, चोरी बदमाश कर, उनसे आप अपेक्षा करेंगे कि वो देशभक्ति करेंगे? उनके लिए तो देशभक्ति एक व्यापार हो गई है। तो इससे भी आदमी को बचना चाहिए। जो देशभक्ति की दुकानें खोले हैं तो वो खतरनाक है। और देशभक्ति जो है वो अलग चीज है। आप सच्चाई से रहिए, ईमानदारी से रहिए। मेरी कसौटी जीवन में यह है कि जो ईमानदार व्यक्ति नहीं है वो देशभक्त नहीं हो सकता है। सबसे पहली प्राथमिकता है कि आपके जीवन में ईमानदारी नहीं है। यदि ईमानदारी नहीं लाएंगे आप तो देशभक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप हर जगह गलत करेंगे, सबके साथ गलत करेंगे तो देशभक्त कैसे होगा? देश तो सबको मिलकर बन रहा है ना। देश कोई सीमा भर नहीं है आपकी भारत की। हम लोग भी देश ही हैं। हमारा एक एक आदमी, महिलाएं, बच्चे, पिछड़े, दलित, आदिवासी, हर जाति वर्ग के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मिलके हम देश बनते हैं। तो इस देश को हम एकदम से जो बंटवारा कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, और पूरा चाहे वो कहीं हो, कोई कोना हो, तो वो देश का वो, यदि अभी आप सुई यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, दर्द होगा। तो हमको वो संवेदना होना चाहिए। और यहाँ क्या होता है, कोई जाति विशेष का मर गया, धर्म विशेष का मर गया, तो हम लोग खुशी मनाते हैं कि अरे वो ऐसे ही थे, वो लोग वैसे थे। ये पीड़ा देश की तब होती है जब किसी की भी मौत हो। तो ये मत जानिए कि वो कौन है, क्या है, हिंदुस्तान का आदमी है। यहाँ तक तो अभी यूक्रेन में जो मर रहे हैं, हमको तो भारत के लोगों की चिंता है, लेकिन हमको यूक्रेन में जो भी मर रहे हैं लोग, उनकी भी चिंता है। क्योंकि हमारी यदि अंदर की करुणा खत्म हो गई तो वो अपने लोगों के लिए भी खत्म हो जाएगी। तो हमको उस करुणा को बचाना है। और ये सभी समाजवाद आएगा, तभी कुछ नया भारत बनेगा। और आप सबके लिए अच्छा सोचिए, आपका भी भला होगा। आज आपसे बहुत अच्छी बातें हुई, और चलते चलते जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं जी, उनके लिए आपका क्या संदेश है? अब दर्शकों के लिए क्या, इसमें से तो बहुत बातें आ गई हैं। दर्शक लोग को यही है कि हम लोग अपना जीवन जो है भाईचारे से, और खास तौर से जो नफरत का माहौल है, अभी जो भारत में सबसे बड़ा खतरा है, हम लोगों के बीच में नफरत पैदा हो गई है। चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, एक दूसरे को चढ़ाने का सिलसिला है, ये सब खत्म होना चाहिए। और जो हम लोग उन्हें जो प्रायोजित खबरें आती हैं, जो व्हाट्सएप से या उससे, आप उस ढंग से उन खबरों के आधार पर मत सोचिए। आप अपना विवेक कायम रखिए, अपने अंतःकरण को जगाइए। तो ये भारत जो है बहुत ही अच्छा देश है यहाँ। लेकिन दिक्कत ये है कि जब हमारा दिमाग सही रहेगा तभी हम देश का अच्छा सोच पाएंगे, नहीं तो हम नफरत में खुद जल के खत्म हो जाएंगे। तो मेरा ये एक संदेश मानिए या एक संवाद मानिए, क्योंकि अब आप हम सीधे बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथियों, हमारी खुशनसीबी है कि डॉक्टर शैलेंद्र सो सच तो सच में आज हमारे बीच स्वतंत्र पत्रकार, मीसाबंदी, सहज सरल स्वभाव के लेखक, समाजवादी, समाज सेवी अजय खरे जी ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए आप सभी की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी लोगों को। सच तो सच में बस आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।